स्टेप जो था दैट वाज कि हमने उन लोगों को पहचानना है जो कि इनसे मुतासिर हो सकते हैं। फिर हमने रिस्क को एवेल्यूएट करना है, रिस्क का तखमीना लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। फिर उसके बाद प्रिकॉशंस करने हैं, हिफाजती इक़दाम करने हैं, ठीक है। और हिफाजती इक़दाम करने के बाद हम इन तीनों स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइम टू टाइम हम उसको रिव्यू करते हैं। तो ख़तरात को कैसे पहचानते हैं हम, उसका तरीक़ेकार हमने डिस्कस किया था। उससे कौन मुतासिर होगा वो हमने डिस्कस किया था। रिस्क को कैसे एवेलुएट करते हैं 5x5 मैट्रिक्स के मुताबिक, वो भी हमने डिस्कस किया था। रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो कंट्रोल में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था दैट वाज एलिमिनेशन। सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश करेंगे? एलिमिनेशन करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सब्स्टिट्यूशन का, कि हम वो चीज़ करेंगे जिसमें रिस्क क्या हो, कम। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं हम, कि हम एक चीज़ को मुकम्मल जो है वो कवर अप कर देते हैं, डाम देते हैं। जिस तरह मैंने आपको CNG पंप की मिसाल दी थी, याद है आपको? तो हम सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं। ये तीनों स्टेप्स हम करते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से मुराद ये है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और इन दी एंड हम PPEs का इस्तेमाल करते हैं। PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार हम करते हैं। तो ये आपको याद है कि नहीं? आपने लगता है घर में इसको नहीं पढ़ा। तो हमने PPEs के फ़ायदे और नुकसानात भी पढ़े थे। सर हमारा तो फर्स्ट डे, हमें तो कुछ पता नहीं कि आप क्या। जी, ये खैर इनके लिए। अब इसके बाद जो है तो फिर आपको तो भी फर्स्ट लेक्चर से जो स्टार्ट होगा। अच्छा। आपको कौन सा बोल रहे हैं? निपोश। तो आज हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बल्कि इसको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात हम कहाँ कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। कौन सी मालूमात? हेल्थ एंड सेफ्टी की। तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इन शॉर्ट इस क्वेश्चन का मतलब है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन हम इंटरनली और एक्सटर्नली कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनली और एक्सटर्नली। तो देखिए, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक न्यू कंपनी में आए हैं, अब उस न्यू कंपनी में हम किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी की मालूमात को दो तरीक़ों से इकट्ठा कर सकते हैं। कितने तरीक़ों से? दो। एक है इंटरनल। इंटरनल इज़ रिलेटेड विद इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर से हम हेल्थ एंड सेफ्टी की कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कहते हैं कि कंपनी के बाहर से। कंपनी के बाहर से मुराद ये है कि और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑल अराउंड दी वर्ल्ड में हैं जिनसे हम हेल्थ एंड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल में हम क्या चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं? एक्सीडेंट रिकॉर्ड कंपनी का इंटरनल होगा कि नहीं? तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड जब हम इकट्ठा कर लेंगे, वो कंपनी का इंटरनल रिकॉर्ड है, तो उससे हमें हेल्थ एंड सेफ्टी का आइडिया होगा कि नहीं होगा? तो वो कंपनी का इंटरनल रिकॉर्ड है, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड कंपनी का, कि कंपनी में कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग, कौन कौन सी बीमारी लगी है, लंग्स की, स्किन की, ठीक है, रेडिएशन से या फॉर एग्जांपल किसी वायरस से, तो ये मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाता है, ये भी इंटरनल है। रिस्क असेसमेंट्स कंपनी के इंटरनल होती हैं कि नहीं? कंपनी के इंटरनल जो मामलात होते हैं, कंपनी के इंटरनल जो रिस्क असेसमेंट्स की जाती हैं। रिस्क असेसमेंट्स हमने टॉपिक पढ़ा है कि खतरात को पहचानना, जायज़ा लेना, कंट्रोल करना,
तो कंपनी रिस्क असेसमेंट्स कर रही होती है एक्टिविटीज़ की, वो भी क्या कहलाएगा, इंटरनल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। मेंटेनेंस रिपोर्ट, जो मेंटेनेंस रिपोर्ट होती है, मेंटेनेंस वगैरह जो की जाती है उसकी जो सेफ्टी रिपोर्ट्स होती हैं वो भी इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शंस जो हम कर रहे होते हैं, कौन सी सेफ्टी इंस्पेक्शन, डेली बेसिस पे इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं, वर्क प्लेस की, इक्विपमेंट्स की, गाड़ियों की इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं, तो वो भी कंपनी के इंटरनल है ना, कंपनी के हो रही हैं, कंपनी के इक्विपमेंट्स के हो रही हैं। ऑडिट कंपनी का जो किया जाता है वो भी इंटरनल है। एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स जो की जाती है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो कि कंपनी के जो मेन प्रोफाइल मैनेजर्स होते हैं वो जो मीटिंग्स कर रहे होते हैं उसको हम सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स कहते हैं, ठीक है। सेफ्टी कमेटी मिनट्स और मीटिंग, ठीक है। तो ये तमाम जो डेटा है दैट इज इंटरनल, ये कंपनी के इंटरनल जो पॉलिसीज हैं, तरीक़ेकार हैं, उनसे रिलेटेड है और ये इंटरनल सोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। क्लियर। एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेजिस्लेशन, मुल्क का कानून, तो मुल्क है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कानून, यूके में ऑर्गेनाइजेशन है तो यूके का कानून, वो कंपनी का है कि मुल्क का है, कंट्री का है ना, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, क्योंकि वो कंपनी से बाहर एक्सटर्नल। सेफ्टी डेटा शीट, जो मुख्तलिफ डेटा शीट्स होती हैं सेफ्टी की, जिस तरह आप मेडिसिन लेते हैं तो सेफ्टी डेटा शीट लिखी होती है उसमें कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सेफ्टी डेटा शीट। कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कवानीन तैयार किए जाते हैं लोकली, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन, DC, AC वगैरह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। गाइडेंस नोट्स, गाइडेंस जो कवानीन की डिटेल होती है, जिस तरह रिकमेंडेशन हमने पढ़ा था ना R164। एंड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, किसी भी मशीन को चलाने का तरीक़ेकार। अब आप फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी में कोई क्रेन ले आए, तो आपकी कंपनी ने बाहर की कंपनी से क्रेन परचेज की है, तो उस कंपनी ने कोई ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, तो वो एक्सटर्नल कहलाती है, ठीक है। इसी तरह ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं हर एक जगह पे, जिस तरह पेशावर में भी है सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है कि नहीं, ट्रेड एसोसिएशन है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस कवानीन होते हैं। एंड सेफ्टी पब्लिकेशन, जो सेफ्टी की पब्लिकेशन बुक्स वगैरह होती हैं, ये भी क्या कहलाती हैं, इंटरनल और क्लियर, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनल, और वो क्या है, एक्सटर्नल। अगर आप और भी अप टू डेट रहना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो उसमें आप ILO की वेबसाइट विज़िट करें, वो देखें, कोशा की वेबसाइट विज़िट करें, यूरोपियन हेल्थ एंड सेफ्टी की वेबसाइट विज़िट करें, हेल्थ एंड सेफ्टी जो UK की गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो विज़िट करें, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है commerce.wa वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये विज़िट करें, तो आपको आइडिया होगा कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या हो रहा है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर हो जाएगी, ठीक है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क। डेवलपिंग, बनाना, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, किस चीज़ को, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखें, हमने उस दिन एक टॉपिक पढ़ा था, हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़ा था। इसमें सबसे पहले जब हम सेफ्टी करते हैं तो हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि हम सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट हो जाए, रिस्क क्या हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। अगर एलिमिनेट नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं। इन तीनों में से एक लाजमी होगा, मैंने आपको इनकी एग्जाम्पल्स डिटेल में बताई थी, इनमें से एक लाजमी होगा, और उसके मुताबिक फिर आपने क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, और PPEs, हेलमेट, ग्लव्स, शूज़ वगैरह देने होंगे। तो अब इसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कैसे बनेंगे, तो इस पे है हमारा ये टॉपिक कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कैसे बनाएंगे। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपको कहा जाता है कि साइट के लिए रूल्स बनाएं, SOPs बनाएं, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाएं। तो इन सब तमाम बातों का
इन तमाम वर्ड्स का मतलब एक ही है कि रूल्स बनाना, इन शॉर्ट। ठीक है, तो आप रूल्स कैसे बनाएंगे, तो रूल्स बनाने का तरीक़ेकार आपको सिखाएंगे। ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, व्हाट इज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये एक फॉर्मल रिकॉर्डेड प्रोसीजर है, फॉर्मल जिसका प्रॉपर क्या होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड प्रोसीजर होता है, रिकॉर्डेड मीन्स जिसका प्रॉपर क्या हो, रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, सिस्टमैटिकली हम तमाम काम को देखते हैं इसमें, उसमें हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और उसके लिए सेफ मेथड्स डिफाइन करते हैं। मतलब बात का ये है कि फॉर्मल तरीक़ेकार है। फॉर्मल मीन्स, फॉर्मल किसे कहते हैं, जो जिसका बाकायदा से एक पैटर्न हो, नहीं जिसका बाकायदा से एक पैटर्न हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो वो बाकायदा एक फॉर्मेट के थ्रू लिखते हैं कि नहीं, जैसे टू द प्रिंसिपल और ये इस तरह डे सर और फिर इस तरह एक पैटर्न आपको सिखाया जाता है कि नहीं, ये फॉर्मल तरीक़ेकार है। इसी तरह इसका भी फॉर्मल तरीक़ेकार है कि आपने प्रॉपर इसका एक बुकिश शेप में इसको प्रॉपर लिखना होगा। ठीक है, अपेंडिक्सेस और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने पूरी करनी होगी। तो फॉर्मल तरीक़ेकार है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड का मतलब है कि रिटन है। ठीक है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क, जिसमें आप सिस्टमैटिकली तमाम तर काम को देख रहे होते हैं, सिस्टमैटिकली तमाम तर कामों को देख रहे होते हैं, उसमें खतरात को पहचान रहे होते हैं और उसके लिए प्रिकॉशंस कर रहे होते हैं। जिस तरह वेल्डिंग का काम है, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग का काम, वेल्डिंग के काम के लिए हमने रूल्स बनाने हैं, वेल्डिंग का काम कैसे किया जाए। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस होगा, एक किताब सी बनेगी कि वेल्डिंग के काम के SOP, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या रूल्स एंड रेगुलेशन, तो प्रॉपर किताब बनेगी। उसमें लिखा जाएगा कि वेल्डिंग का काम को हमने सिस्टमैटिकली कैसे देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, सब चीज़ों को देख कर फिर हमने उसमें ख़तरात को पहचाना है, ये ख़तरात वेल्डिंग के काम में होते हैं, उसके लिए ये प्रिकॉशंस करने चाहिए, ये सेफ मेथड्स करने चाहिए। इस तरह प्रॉपर आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बनाना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, तो आप कहेंगे कि दैट इज़ अ फॉर्मल रिकॉर्डेड process in which we systematically examine all activities and identify hazards and develop safe methods accordingly। ठीक है, क्लियरिंग। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किसको कहते हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना किसकी जिम्मेदारी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कौन बनाएगा, तो एम्प्लॉयर, मालिक की जिम्मेदारी, क्योंकि मालिक चाहेगा तो रूल्स बनेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं बनेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, मालिक की। Responsibility of the employer. So ensure safe system of work are available for activities that create significant risk. तो मालिक की जिम्मेदारी है कि जो भी काम significant risk की हो उसके लिए rules and regulations बनाए और competent persons जो हैं वो implement करेंगे या वो फिर आगे बनाएंगे safe system। और मालिक खुद तो नहीं बैठ के बनाता ना, वो उसके नीचे जो मैनेजर्स डायरेक्टर्स होंगे उनको कहेगा कि आप बनाएं, तो वो फिर बनाएंगे डेवलप बाय पीपल हु कैन आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हैजर्ड। वो लोग बनाएंगे जो कि खतरात को पहचान सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि वर्कर्स को जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे उनकी कमिटमेंट गेन होगी। गेन्स कमिटमेंट हेल्प्स कल्चर, उनकी कमिटमेंट शो होगी। कमिटमेंट मीन्स कि वो भी मुखलिस हो जाएंगे अपने काम के साथ, और हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर क्या होगा, इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करें। तो मालिक की जिम्मेदारी है, मालिक कॉम्पिटेंट लोगों को कहेगा कि आप बनाएं और कॉम्पिटेंट लोग वर्कर्स को इन्वॉल्व करके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएंगे। तो अब आपको कहा जाता है कि आप बनाएं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमारी कंपनी के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब एक्टिविटीज़ के लिए, उन सब कामों के लिए आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएं। तो आप कैसे बनाएंगे, तो निगोश ने उसका तरीक़ेकार आपको बताया है। निगोश ये कहता है कि अगर आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है तो आप ऐसा करें कि आप देखें आपकी कंपनी में पीपल, लोग कितने हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी, वो कितने माहिर हैं, उनमें एबिलिटी कितनी है। तो आप किसी भी कंपनी में चले जाएं तो वहाँ पे चार चीज़ें ही होंगी, पीपल, लोग होंगे ना, वर्कर्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगी, औजार, मटेरियल होगा, सामान, और
इन्वायरमेंट, माहौल होगा। तो इक्विपमेंट और मटेरियल में क्या फ़र्क है? इक्विपमेंट एंड मटेरियल में क्या फ़र्क है? इक्विपमेंट औजार, जिस तरह क्रेन इक्विपमेंट है, जिस तरह लैडर इक्विपमेंट है, जिस तरह पेचकस इक्विपमेंट है, जिस तरह स्क्रू रेंज इक्विपमेंट है कि नहीं? मटेरियल सामान, सामान मतलब रेत, बजरी, सीमेंट, ब्रिक्स, ये जो है ये क्या है? ये ठीक है। तो हर एक जगह पे यही चार चीज़ें होंगी। तो आप पीपल की कॉम्पिटेंसी, उनकी एबिलिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। आप इक्विपमेंट्स में क्या चीज़ें होती हैं? प्लांट इक्विपमेंट, पीपीईज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। आप मटेरियल, सब्सटेंस, आर्टिकल, वेस्ट, जितने भी सामान वगैरह है, गंद वगैरह, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। आप इन्वायरमेंट, माहौल में स्पेस कितना है, जगह खुली है, तंग है, रोशनी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, हीटिंग जो है वो कितनी है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, गर्मी सर्दी। तो बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में ये चार चीज़ें होती हैं हर एक जगह पे, और इन चार चीज़ों के लिए आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो एक तो ये तरीक़ेकार है, निपोश ने आपको बताया कि हर एक जगह पे ये चार चीज़ें ही होती हैं। एक और तरीक़ेकार भी आपको बताया निपोश ने कि अगर आपको ये पिछला तरीक़ेकार समझ में नहीं आ रहा है या आपको वो मुश्किल लग रहा है, तो आप इस तरह करें, ये दूसरा तरीक़ेकार इख्तियार करें, SREDIM, ये वाला तरीक़ेकार इख्तियार करें। ये तरीक़ेकार क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले आप एक टास्क को सेलेक्ट करें। आप एक टास्क को सेलेक्ट करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने टास्क सेलेक्ट करना है चेंजिंग अ व्हील, आपने गाड़ी का पहिया बदलना है, आपने गाड़ी का पहिया बदलना है। तो आपने टास्क क्या सेलेक्ट किया? सेलेक्ट टास्क में आपने गाड़ी का पहिया बदलना है, ठीक है। अब रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ द टास्क, गाड़ी का पहिया बदलने में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको 1 by 1 डिवाइड करें, ठीक है। अब गाड़ी का पहिया जब हम बदलते हैं तो उसमें कितने स्टेप्स हैं? स्टेप 1, पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन। सबसे पहले तो गाड़ी एक सेफ लोकेशन पे पार्क करें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम बूट, डिग्गी से सामान निकालें, जो स्टपनी है, पाना है, जैक है। लूजन व्हील नट्स को लूज करें। जैकअप कार, गाड़ी को ऊपर करें। रिमूव व्हील नट्स, फिर व्हील नट्स को हटाएं। रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स, फिर पहिया हटा के दूसरा पहिया लगा दें। और लोअर कार रिमूव जैक, फिर गाड़ी को नीचे करके जैक हटा दें। टाइटन व्हील नट, दोबारा से नट्स को टाइट करें। फिर उसके बाद रिप्लेस इक्विपमेंट इन गुड, उस डिग्गी में फिर दोबारा से वो जैक और पाना और जो पंचर टायर है उसको करें। तो कितने स्टेप्स हो गए? 9 स्टेप्स हो गए। तो हमने सबसे पहले टास्क को सिलेक्ट किया कि गाड़ी का पहिया बदलना है, उसमें स्टेप्स को रिकॉर्ड किया। तो कितने स्टेप्स हैं? 9। अब एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, हर एक स्टेप का रिस्क तलाश करें। अब पहला स्टेप जो है पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन, इसमें क्या रिस्क है? हाँ, इसमें क्या रिस्क है कि अगर हमने सेफ लोकेशन पे पार्क ना किया तो क्या रिस्क है? कोलिजन हो सकता है गाड़ी का गाड़ी के साथ, गाड़ी का पैदल चलने वाले के साथ कोलिजन हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप मेन सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दें तो पीछे से जब गाड़ी आएंगी तो वो खुश होंगी कि नहीं? गुस्सा होंगी, ठीक है, आवाज़ें देंगी, तो उससे लड़ाई भी हो सकती है। तो हर एक स्टेप का रिस्क तलाश करें। जिस तरह फर्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? ट्रैफिक रिस्क ऑफ वायलेंस हो सकता है कि नहीं? तो इस तरह रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम बूट, जब आप डिग्गी से सामान निकाल रहे हो तो क्या हो सकता है? उस टाइम भी कोलिजन हो सकता है, सामान भारी है, मैनुअल हैंडलिंग और भारी सामान गिर भी सकता है, ये रिस्क भी हो सकता है कि नहीं? तो हर एक स्टेप का आप रिस्क तलाश कर सकते हैं। फिर डिवेलप सेफ वर्किंग मेथड, जो रिस्क आपने स्टेप 1 के लिए तलाश किया है उसके लिए वर्किंग मेथड्स भी बनाएं। कैसे अब काम होगा? ट्रैफिक और वायलेंस को हम कैसे कम करेंगे? तो हम फर्स्ट स्टेप में ट्रैफिक रिस्क ऑफ वायलेंस हो सकता है, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस करें? सेलेक्ट लोकेशन ऑफ रोड इफ पॉसिबल, सड़क से दूर खड़ी करें गाड़ी। यूज हैजर्ड लाइट, डबल इशारे लगाएं ताकि लोगों को पता लगे कि यार गाड़ी में मसला है। इफ़ यू फील एरिया इज अनसेफ एट नाइट और इफ वुलनरेबल ग्रुप, कॉल रिकवरी सर्विस एंड स्टे इन। अगर आपको लगे कि रात का टाइम है या आप अकेले हैं
या आपको खौफ है कि यार ऐसा ना हो कि कोई चोर वगैरह आ जाए, तो गाड़ी के अंदर रहें, रिकवरी सर्विस वालों को कॉल करें। जिस तरह मोटरवे पे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप किस नंबर को डायल करते हैं? 130, ठीक है, उसको आप डायल करते हैं तो रिकवरी सर्विस वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेप का रिस्क तलाश करें, उसके लिए प्रिकॉशंस करें और फिर इम्प्लीमेंट सेफ वर्किंग मेथड। फिर आपने तो लिख लिया ना प्रिकॉशन, अब इसके ऊपर अमल दरामद भी करें, करवाएं, खुद भी करें और करवाएं, और टाइम टू टाइम मॉनिटर टू इंश्योर इट इज इफेक्टिव। और टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि हमने जो प्रिकॉशंस किए हैं वो सही हैं या नहीं, क्योंकि गलती तो हो सकती है, मिस्टेक तो हो सकती है, तो फिर उसके मुताबिक चेंजेस करते रहें। ठीक है, तो ये हैं स्टेप्स जब आप गाड़ी का पहिया चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो हर एक स्टेप का रिस्क तलाश करें, उसके लिए कंट्रोल्स करें और इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, सबसे मुश्किल काम है अमल करना। रूल्स बनाना तो आसान है, अमल करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट हेल्प्स गेन इन बाय एंड फ्रॉम। तो वर्कर्स के साथ सलाह मशवरा करें, कुछ अपनी उनको समझाएं कि इस तरह करना है, कुछ उनकी बातें मानें, इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, अलाउ कंसर्न्स टू बी रेज एंड एड्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो मसाइल आते जाते हैं, कंसर्न्स आते जाते हैं, मसाइल उनको हल करते हैं। ठीक है, क्लियर? इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। देखें, अब आपने रूल्स बना लिए, आपको कहा जाता है कि यार आप रूल्स बनाएं। अब आपने रूल्स बना लिए हैं और ये फॉर एग्जांपल रूल्स बन गए, आपने बनाए ये रूल्स और बस आपने रूल्स बना लिए हैं और रख दिए हैं, तो वर्कर को पता है कि आपने क्या बनाया? वर्कर को तो नहीं पता ना कि आपने क्या किया है, वो तो काम कर रहा है। आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्कर्स को इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग कर दी। आपने बताना है वर्कर्स को ट्रेनिंग में कि ये रूल्स हैं, फिर उनको बताना है कि ये हिफाजती इक़दामात आपने करने हैं, और फिर उनको कहना है कि चलें आप काम कर रहे हैं इसके मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक। तो जब वो काम कर रहे होंगे तो फिर आप चेक करते रहेंगे कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि। तो इसलिए डिटेल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि नहीं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ज़रूरी है। ठीक है, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को आप चेक करते रहेंगे दैट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज बीइंग अप्लाइड करेक्टली। आप चेक कर रहे हैं कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज एज सेफ एज वाज इंटेंडेड। तो हमने तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इसलिए बनाया ताकि सेफ्टी हो ना, तो हम देखेंगे कि सेफ्टी हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना जरूरी है। ठीक है, तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की समझ आ गई आपको? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है? बनाना मालिक, एम्प्लॉयज मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन और वर्कर्स की जिम्मेदारी है। बनेगा कैसे? तो एक तरीका है कि एक जगह पे पीपल, एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट और मटीरियल होता है, तो उसके लिए रूल्स बनाए। अगर वो नहीं करते तो फिर SREDIM मेथड भी है, वो अप्लाई करें। तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें और फिर वर्कर्स को उसकी ट्रेनिंग दें ताकि उसके मुताबिक वो काम करें। ठीक है, क्लियर? तो ये है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। अब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर एक और टॉपिक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं परमिट टू वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? परमिट टू वर्क। तो परमिट टू वर्क क्यों सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक टॉपिक है? क्योंकि परमिट टू वर्क कहते हैं कि जो भी हाईली रिस्की एक्टिविटी होती है ना, हाईली रिस्की, जिसमें इंसान की डेथ का खतरा होता है, तो उसके लिए आपने परमिट लेना होता है, इजाज़तनामा लेना होता है। और परमिट जो है, इजाज़तनामा जो है, वो एक रूल है, तो इसलिए वो क्या हो गया? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो गया। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में ये लिखा है कि जो भी हाईली रिस्की एक्टिविटी होती है, जो भी रिस्की एक्टिविटी होती है, उसके लिए आपने क्या लेना होगा? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आपने परमिट लेना होगा। ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आपने परमिट लेना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं परमिट टू वर्क। तो परमिट टू वर्क, तो परमिट टू वर्क कहते हैं अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर। ये भी एक फॉर्मल तरीकेकार है क्योंकि ये भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है। ठीक है,
डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेड मीन जिसको आपने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा है, ठीक है। तो परमिट टू वर्क हम किन एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं? जो हाईली रिस्की एक्टिविटीज, जिसमें इंसान की डेथ का खतरा होता है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हाईली रिस्की होती हैं? हॉट वर्क। हॉट वर्क इज़ अ हाईली रिस्की एक्टिविटी। व्हाट इज़ हॉट वर्क? हॉट वर्क वो होता है जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें इग्निशन सोर्सेज रिलीज हो, जिस तरह वेल्डिंग के काम में चिंगारियाँ हो, तपश हो, ये निकलती हैं कि नहीं निकलती है, तो वो हॉट वर्क है। जिसमें नेकेड फ्लेम्स हो, इग्निशन सोर्सेज हो, ठीक है। नीचे से आपने बर्नर लगाया हुआ, आग निकल रही है, बॉयलर को गर्म कर रही है, ये क्या है? ये हॉट वर्क है, ठीक है। वेल्डिंग हो रही है, वो क्या है? हॉट वर्क, ठीक है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाई वोल्टेज बिजली की तारों पे काम हो रहा है, तो वो रिस्की है कि नहीं? कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है, जो कन्फाइंड स्पेस होते हैं, कन्फाइंड स्पेस जानते हैं? कन्फाइंड स्पेस ये मेन होल जो होते हैं, मेन होल, गहरे मेन होल जो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी परमिट इसके लिए भी आप लेंगे, क्योंकि ये हाईली रिस्की एक्टिविटी है। ऑपरेशनल पाइपलाइन, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती हैं जिसमें साइवरेज जा रही होती है और चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने परमिट लेना होगा। एक्सकेवेशन नीड बरीड सर्विसेज, उस जगह के लिए आपने परमिट लेना होगा जहाँ पे खुदाई हो रही है और नीचे बिजली की तारें हैं या गैस के पाइप जा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल वहाँ से कुछ और फाइबर की तारें जा रही हैं, वहाँ पे आप खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपने क्या लेना होगा? ऐसा ना हो कि खुदाई आप कर रहे हो, नीचे बिजली की तार हो, तो जैसे ही वो उसके साथ टच होगा तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, आर्सिंग होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मशीनरी पे अगर काम हो रहा हो, कॉम्प्लेक्स मशीनरी मीन ऐसी मशीनरी जो कि हाईली रिस्की है। वर्किंग एट हाइट पे काम हो रहा हो तो इंसान क्या हो सकता है? गिर सकता है, गिर सकता है, ठीक है। क्लियर? तो परमिट टू वर्क सिस्टम ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा है परमिट टू वर्क, और जितनी भी हाईली रिस्की एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए आपने परमिट लेना होगा। आप परमिट कैसे लेना है ये तरीक़ेकार भी समझें कि परमिट कैसे लिया जाता है, परमिट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो परमिट के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। परमिट इशूअर, परमिट इशू करने वाला, परमिट रिसीट एक्सेप्टर, परमिट लेने वाला, क्लियरेंस रिटर्न टू सर्विस, से काम खत्म करके अपनी सर्विस खत्म करके परमिट वापस रिटर्न करने वाला, और फिर कैंसलेशन करने वाला। तो कितने स्टेप्स हैं इसके? 4 स्टेप्स, ठीक है। मैं आल्सो भी एन एक्सटेंशन, अगर परमिट टाइम पे ख़त्म ना हो तो फिर आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि परमिट टाइम के लिए दिया जाता है कि ये आप फॉर एग्जांपल हमने कन्फाइंड स्पेस में होल में काम करना है, तो आपको परमिट दिया गया है, तो वो 1 हफ्ते के लिए दिया गया, 1 हफ्ते में वो काम ख़त्म नहीं होता, तो फिर आपने उस परमिट को क्या करना होगा? एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इशू, परमिट इशूअर की तरफ आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ परमिट इशू करने वाला, सेफ्टी मैनेजर हूँ, और मुझे इजाज़त ऑथोराइजेशन मिली हुई है कि मैं परमिट इशू कर सकता हूँ, और मैंने अब एक वर्कर को परमिट इशू करना है जो कि अब काम करेगा कन्फाइंड स्पेस में, मेन होल में काम करेगा। तो अब वो वर्कर जिसने काम करना है वो मेरे पास आ गया है, और वो चाह रहा है कि मैं उसको परमिट दूँ कन्फाइंड स्पेस का। तो मैं ये नहीं है कि बस लैपटॉप से प्रिंट करके उसको दे दूँ कि ये लो, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या करना है? प्री जॉब चेक्स करने हैं। मैंने सबसे पहले उसके काम को चेक करना है। तो मैं उससे पूछूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, आपने क्या काम करना है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। फिर मैं उससे पूछूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे आप, किस लोकेशन पे आप काम करेंगे। फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा उस वर्कर के साथ, उस कन्फाइंड स्पेस पे जाऊँगा, वहाँ पे आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड एसेसरीज, वहाँ पे खतरात को पहचानूंगा, रिस्क को पहचानूंगा। फिर उसके बाद उसके लिए कंट्रोल्स करूँगा, हिफाजती इक़दाम करूँगा। हिफाजती इक़दाम में क्या करूँगा? एडिशनल परमिट हॉट वर्क देखूंगा कि क्या इसको कोई एडिशनल परमिट तो नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कन्फाइंड स्पेस में उतर के वेल्डिंग का काम कर रहा है, तो मतलब कि कन्फाइंड स्पेस के लिए मैं उसको अलग परमिट दूंगा, और नीचे वेल्डिंग का काम कौन सा काम है? हॉट वर्क है कि नहीं, उसके लिए अलग परमिट दूंगा। इसी तरह फिर मैं आइसोलेशन ऑफ सर्विसेज, मैं कन्फाइंड स्पेस में देखूंगा कि बिजली की तारें भी हैं
वहाँ पे फॉर एग्जांपल पानी का पाइप भी जा रहा है, तो मैं उनको उनके वॉल, बिजली की तार, उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दूँगा। इसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ सर्विसेज को बंद कर दूँगा। पीपीज, वर्कर को कहूँगा कि आपने नीचे जाना है तो रेस्पिरेटर लाजमी पहनना है, हेलमेट, ग्लव्स, शूज़ वगैरह ये चीज़ें आपने पहननी है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी उसको बताऊँगा कि अगर खुदा ना खास्ता आप गिर जाते हैं कन्फाइंड स्पेस में, फंस जाते हैं कन्फाइंड स्पेस में, तो एक वर्कर है, मैं आपको देता हूँ, ये बाहर खड़ा होगा, आप इसको बताएंगे, इशारा देंगे या रस्सी खींचेंगे या जो भी है, तो ये आपको खींचेगा। तो इमरजेंसी प्रोसीजर भी उसको बताना है और उसके इंतजाम करने हैं इमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने वो जगह चेक की, तमाम तर चीज़ें देखकर फिर आया लैपटॉप में वो तमाम चीज़ें लिख के, जो फाइल होती है परमिट की, उसमें लिख के उसका प्रिंट निकाला और प्रिंट जो है उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली और एक कॉपी मैं उस वर्कर को दी, ठीक है। अब वर्कर को मैंने कॉपी दे दी है तो परमिट उसको मिल गया ना, अब वो काम शुरू कर देगा। कॉम्पिटेंट एंड ऑथोराइज्ड पर्सन इशू परमिट, कॉम्पिटेंट बंदा है परमिट इशू कर सकता है। वर्कर साइन कर देता है कि हाँ मैंने समझ लिया काम और मैं इसी के मुताबिक काम करूंगा, परमिट के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा, वर्कर के अंडर वो जगह आ जाएगी। वर्कर ने अपना काम खत्म कर दिया है, वर्कर एक हफ्ते के लिए इशू हुआ था उसको परमिट, एक हफ्ते के दौरान उसने काम खत्म कर लिया है, तो वो क्या करेगा, वर्कर साइन टू से दे हैव लेफ्ट द वर्क प्लेस इन सेफ कंडीशन, वर्क इज कंप्लीट एंड ऑपरेशंस कैन रिज्यूम। तो वर्कर ने काम खत्म कर लिया तो वर्कर परमिट वापस ले आएगा कि मैंने इसके मुताबिक काम खत्म कर दिया है, जो आपने सर्विसेज को बंद किया था उसको खोल लें। आप क्या करेंगे, ऑथोराइज पर्सन एक्सेप्ट प्लांट बैक एंड कैन रिमूव आइसोलेशन, आप और आइसोलेशन को रिमूव कर देंगे, जगह को चेक कर लेंगे, परमिट को कैंसिल करके वो अपने रिकॉर्ड में लगा देंगे, ये काम कंप्लीट है, ठीक है। तो चारों पार्ट्स हो गए कि नहीं, परमिट इशू हो गया, परमिट ले लिया उसने, काम खत्म करके परमिट वापस किया, आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको गलत इम्प्लीमेंट किया तो इसका फायदा नहीं होगा। अगर पुअरली इम्प्लीमेंटेड परमिट्स आर यूज्ड, अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका कोई फायदा होगा। परमिट पीपल मस्ट बी ट्रेन इन यूज, अगर आपने परमिट इशू कर दिया और वर्कर को उस परमिट की पढ़ने की या कुछ भी आपने समझाया नहीं उस पर, तो कोई फायदा होगा, ट्रेन होना चाहिए वर्कर। परमिट नेवर इशूड फ्रॉम अ डेस्क, अगर वर्कर आपके पास आए कि मुझे परमिट इशू करो और आपने यहाँ से प्रिंट करके दे दिया तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, डेस्क से नहीं इशू होना चाहिए। और सिस्टम को आपने चेक भी करना होगा कि आपने परमिट इशू किया है तो फिर आप एक बंदा भी खड़ा करें वहाँ पे जो उसके काम को मॉनिटर कर, चेक कर, ठीक है। तो हॉट वर्क कंट्रोल, हॉट वर्क कैसे कहते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इग्निशन सोर्सेज हों, नेकेड फ्लेम्स हों, ठीक है। इस तरह वेल्डिंग का काम हो गया, तो जहाँ पे भी वेल्डिंग का काम या हॉट वर्क हो रहा हो तो क्या करें, रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल, तो जहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा हो उसके इर्द गिर्द से फ्लेमेबल मटेरियल को क्या कर दें, हटा दें। फ्लेमेबल मीन्स इसको आग लगती है। फायर रिटार्डेड ब्लैंकेट स्क्रीन, इर्द गिर्द फायर रिटार्डेड ब्लैंकेट स्क्रीन अपने इर्द गिर्द रोल आउट कर लें। फ्लोर स्वेप्ट ऑफ डेब्रिस, फ्लोर को साफ कर लें गन से, क्योंकि गन को तो जल्दी आग लगती है ना। फ्लोर्स डैम डाउन इफ नेसेसरी, अगर वुडन फ्लोर्स हैं तो पानी का छिड़काव कर दें ताकि आग ना लगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, आग बुझाने के आलात। फायर वॉचर होना चाहिए, फायर वार्डन जो कि फायर सेफ्टी को चेक करता है, होना चाहिए कि नहीं। और पोस्ट वर्क चेक्स टू इंश्योर नो स्मोल्डरिंग एम्बर्स, काम खत्म करने के बाद आपने चेक करना होगा कि कहीं पे कोई तपिश, कोई हीट तो नहीं फैल रही, ये आपने चेक करना होगा, ठीक है, क्लियर। इस तरह वेल्डिंग हो जाती है तो वो चीज़ उसी टाइम कूल डाउन हो जाती है, नहीं होती, वो टाइम लेती है कूल डाउन होने में, तो आपने चेक करना होगा बात, ठीक है, क्लियर। इमरजेंसी प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं। व्हाट आर इमरजेंसी प्रोसीजर्स, तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स किसे कहते हैं, इमरजेंसी किसे कहते हैं, इमरजेंसी वो होती है जिसके होने के इम्कानात कम होते हैं। इतना काफ़ी है कि ये पढ़ लें। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी वो होती है जिसके होने के इम्कानात कम होते हैं लेकिन उससे नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होने का खतरा होता है, ठीक है। जिस तरह फायर, आग,
आग रोजाना लगती है फैक्ट्रीज में, लेकिन कभी लग जाए तो नुकसान क्या होता है? फर्स्ट एड, रोजाना लोग जख्मी होते हैं, लेकिन कभी जख्मी हो जाए तो नुकसान ज़्यादा है कि नहीं? एक्सप्लोजन, ब्लास्ट रोजाना होते हैं, धमाके रोजाना होते हैं, लेकिन हो जाए तो नुकसान क्या होता है? अर्थक्वेक रोजाना आता है, डिजीज, बीमारी रोजाना फैलती है, लेकिन कभी फैल जाए तो नुकसान क्या होता है? केमिकल रिलीज हो जाए तो नुकसान हो सकता है। मल्टीपल कैजुअलिटी, ऐसा हादसा जिसमें ज्यादा लोग जख्मी हो जाए। फ्लड, सैलाब। पैनिक, क्राउड, भाग दौड़ मच जाए, ठीक है। एंड स्टॉर्म मीन्स तूफान, ठीक है। Why do we need them? हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स की जरूरत है। हमने तो सेफ्टी की हुई है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स की क्या जरूरत है? हमने तो सेफ्टी की हुई है। हाँ, मीन्स के देखें, सेफ्टी तो आपने की हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। मामूली सी मिस्टेक से, शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है, इसलिए हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाने होंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स, एक प्राइमरी स्कूल में क्या इमरजेंसी हो सकती है? आग लग सकती है प्राइमरी स्कूल में, बिल्कुल लग सकती है कि नहीं? फायर, फर्स्ट एड, कोई बच्चा जख्मी हो सकता है कि नहीं? बॉम्ब थ्रेट हो सकता है। सीवियर वेदर, मौसम की खराबी, तूफान, सैलाब आ सकता है, बीमारी फैल सकती है, ठीक है। तो ये जो कोविड है, ये भी इमरजेंसी है कि नहीं? इसी तरह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या हो सकता है, जहाँ पे केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो? फायर, आग लग सकती है, फर्स्ट एड हो सकता है, ऐसा हादसा भी हो सकता है जिसमें ज़्यादा लोग जख्मी हो सकते हैं। बॉम्ब थ्रेट, सीवियर वेदर, बीमारी फैल सकती है, केमिकल रिलीज हो सकती है, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर भी हो सकता है, जहरीले केमिकल से लोग मुतासर हो सकते हैं। और एक शॉपिंग सेंटर में क्या हो सकता है? शॉपिंग सेंटर में फायर, फर्स्ट एड, टेररिस्ट थ्रेट्स इंक्लूडिंग बॉम्ब और सस्पेक्ट पैकेजेस हो सकते हैं। बॉम्ब हो सकता है, कोई ऐसा पैकेज हो सकता है जिसके ऊपर शुबा हो कि इसमें क्या होगा? बॉम्ब, ठीक है। मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट हो सकता है, ऐसा वाक़या जिसमें ज़्यादा लोग जख्मी हो जाएं। सीवियर वेदर हो सकता है, क्राउड कंट्रोल पैनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, शॉपिंग सेंटर में सेल लग गई किसी चीज़ पे, फ्री है सब, तो लोग क्या करेंगे? फिर भागेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स में क्या करना होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए? एक कंपनी को क्या करना होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अरेंज प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाने होंगे? प्रोसीजर्स बनाने होंगे, और उन प्रोसीजर्स पे क्या करना होगा? अमल करना होगा। रिस्पॉन्सिबल इमरजेंसी इक्विपमेंट होनी चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। इस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फायर इमरजेंसी है कि नहीं, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? प्रोसीजर्स बनाए। प्रोसीजर्स क्या मीन्स कि अगर आग लग गई तो आपने इन रास्तों पे जाना होगा, वहाँ पे जमा होना होगा, असेंबली पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह वर्कर्स को प्रोसीजर समझाने चाहिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स फायर के लिए रखनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, हॉज रील्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, हीट डिटेक्टर्स होने चाहिए कि नहीं फायर के लिए। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ में फायर के लिए कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है? फायर वार्डन होना चाहिए, जो कि फायर सेफ्टी का ख्याल रख रहा होगा। फायर वार्डन होना चाहिए। एंड ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स को देनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्होंने क्या करना है। एंड ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज भी करवानी चाहिए। वर्कर्स को साल में एक ड्रिल करवाई जाती है, उसमें ये होता है कि फायर वार्डन ये करता है कि अलार्म बजा देता है, फायर अलार्म। तो वर्कर्स क्या समझते हैं कि क्या लग गई है? आग लग गई है, ठीक है, फायर लग गई है। तो वो तमाम वर्कर्स जो हैं वो अपने अपने डिजिग्नेटेड रास्तों से बाहर निकल के असेंबली पॉइंट जो 100 फुट के या 100 मीटर के फासले पे होता है वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तमाम वर्कर्स जमा हो गए, फायर वार्डन आता है, उनके रोल कॉल करता है, ये बंदा है, इस तरह अटेंडेंस दी जाती है, ये बंदा है, सब बंदों को अटेंडेंस ले लेता है। अगर कोई बंदा मिसिंग है तो उसको जुर्माना किया जाता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ फायर सच में आग लगी हुई हो फिर वो बंदा मिसिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कहाँ पे है? वो ऊपर फंसा हुआ, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, शॉपिंग सेंटर पे नहीं हो सकता है, क्योंकि शॉपिंग सेंटर में तो आप नहीं पता ना कि कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग, ठीक है। तो इमरजेंसी सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन होने चाहिए। अब जिस तरह मोटरवे पे हर एक जगह पे लिखा होता है 130 पे कॉल करें, तो 130 डिस्प्लेड होता है ना, तो इमरजेंसी। इस तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक दीवार पे लगा हुआ हो कि ये करीबी हॉस्पिटल का नंबर है,
ये इमरजेंसी वालों का नंबर है, ये 122 का कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी तरह हर एक चीज़ डिस्प्लेड होनी चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर का नंबर है, ये फर्स्ट एडर का नंबर है, ठीक है। और इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, फ़ोन्स, रेडियोज होने चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम इमरजेंसीज हैं कि नहीं? इन तमाम इमरजेंसीज में फर्स्ट एड एक इमरजेंसी है कि नहीं? फर्स्ट एड इमरजेंसी है कि नहीं? रोज़ाना लोग ज़ख्मी होते हैं कि कभी कभी कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट एड इमरजेंसी है और फर्स्ट एड को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो वर्कर्स को दी जाती है जब वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो एन एम्प्लॉयर हैज़ ए ड्यूटी टू मेक एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर हिज एम्प्लॉयज विच इंक्लूड, तो ये मालिक की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को फर्स्ट एड के तमाम इंतजामात करके देगा। फर्स्ट एड के इंतजामात में मालिक 3 चीज़ें देगा, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में, समझ आ रही है आपको? एक कंपनी में मालिक फर्स्ट एड के लिए कितनी चीज़ें प्रोवाइड करेगा? 3, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स और पर्सनल। पर्सनल से मुराद ये है कि तकड़ा, ट्रेंड, फुल ट्रेंड फर्स्ट एडर, एक फर्स्ट एडर होना चाहिए। ट्रेन स्टाफ में फर्स्ट एडर होना चाहिए। इक्विपमेंट्स में सुटेबली स्टॉक फर्स्ट एड किट्स एंड अदर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स में फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें क्या क्या चीज़ें हो, मरहम पट्टी, ठीक है, पैनाडोल की गोलियाँ, स्टिचिंग मटेरियल हो गया, स्टिच, ठीक है। इसके अलावा डेटॉल वगैरह, ये पायोडीन वगैरह, तमाम चीज़ें वगैरह, ठीक है। ये इक्विपमेंट्स में आ जाती है। फैसिलिटीज़ में एक ऐसा रूम हो, एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, जहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दी जा सके, ठीक है। तो ट्रेन बंदा, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होंगी फर्स्ट एड में, मालिक ने प्रोवाइड करनी होंगी। अब ये हम ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट एडर, ये जो पर्सनल है, फर्स्ट एडर है, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है? फर्स्ट एडर की जिम्मेदारी है 3 P's की। फर्स्ट एडर जो कि जख्मी बंदे को ट्रीट करेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस अराइव। तो फर्स्ट एडर की ये जिम्मेदारी है कि वो जो जख्मी बंदा है ना, उसकी जान बचाने की कोशिश करे उस वक्त तक जब तक कि प्रॉपर प्रोफेशनल्स नहीं आ जाते, डॉक्टर्स नहीं आ जाते, या वो मेडिकली मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता, ठीक है। उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करें, और उसकी कोशिश क्या होनी चाहिए? प्रिजर्व लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश, जो बंदा जख्मी है। प्रिवेंट डिटोरिएशन, उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाएं, अगर उसका खून बह रहा है तो उसको रोकें, ठीक है ना, क्लियर है? उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाएं। प्रमोट रिकवरी, उसको रिकवर करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, ठीक है, क्लियर है? तो माइनर इंजरीज को भी ट्रीट करना होगा। तो फर्स्ट एडर ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए फुल ट्रेन, इसको फुल ट्रेनिंग मिली हुई, उसको पता हो कि अगर किसी बंदे का सांस नहीं आ रहा तो क्या करना है, अगर किसी की आँख में कुछ चला गया तो क्या करना है, किसी को सांप ने डस लिया तो क्या करना है, किसी के हाथ पे कट लग गया, जिस्म पे कट लग गया तो क्या करना है, ठीक है। किसी ने फॉर एग्जांपल कोई गैस इनहेल कर लिया तो क्या करना है, किसी ने कोई गलत खाना खा लिया है तो क्या करना है, मतलब ये सब चीज़ों का उसको इल्म हो, ट्रेन हो, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटेड पर्सन्स भी होते हैं जिनको सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी कंपनी में आपको सेफ्टी ऑफिसर की जॉब मिल गई, आपकी तनख्वाह है 2000 फॉर एग्जांपल, आपको कंपनी कहती है कि आप नया फर्स्ट एडर लेके आएंगे, उसको भी 2000 देंगे कि नहीं? इस तरह करते हैं कि हम किसी को ट्रेन कर देते हैं, और इसी की तनख्वाह में 500 का इजाफा कर देंगे, 2500 हो जाएंगे। तो फर्स्ट एडर का काम भी इससे लेंगे और सेफ्टी ऑफिसर का काम भी इससे लेंगे। क्यों? क्योंकि रोजाना तो कोई बंदा जख्मी नहीं होता ना, कई महीने, 2 महीने, 3 महीने में होगा तो वो फिर ये डील करेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है अपॉइंटेड पर्सन जिसको कहते हैं, ठीक है। एक जगह पे फर्स्ट एडर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 10 कितनी होनी चाहिए? तो दैट डिपेंड्स अपॉन द जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस। एक जगह पे रिस्क कितना है? रिस्क ज्यादा है तो फर्स्ट एडर्स की तादाद क्या होनी चाहिए? हैजर्ड प्रेजेंट, हैजर्ड ज्यादा है तो फर्स्ट एडर्स की तादाद। एक्सीडेंट हिस्ट्री देखें, अगर ज्यादा हादसात हो रहे हैं तो फर्स्ट एडर्स को क्या करें? बढ़ाएं। वुलनरेबल पर्सन को देखें, अगर एक जगह पे वुलनरेबल लोग ज्यादा हैं, वुलनरेबल मीन जो खास तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, बच्चे ज्यादा हैं,
औरतें ज़्यादा हैं, माजूर लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट एडर्स की तादाद क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद ज़्यादा है, तो फिर फर्स्ट एडर्स क्या करें? ज़्यादा। वर्क पैटर्न एंड शिफ्ट सिस्टम, अगर सिंगल शिफ्ट है, एक फर्स्ट एडर है, डबल शिफ्ट है तो कितने होने चाहिए? 2। वर्क प्लेस लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो जगह कहाँ पे है। आप फॉर एग्जांपल साइट बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ ही है, तो फिर फर्स्ट एडर्स की तादाद क्या होनी चाहिए? कम। अगर पहाड़ों में है कहीं पे तो फिर ज़्यादा। स्प्रेड ऑफ दी वर्क, जितनी बड़ी जगह होगी, खुली जगह होगी, फर्स्ट एडर्स की तादाद उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट एडर, ये पर्सनल के बारे में। अब इक्विपमेंट्स में क्या इक्विपमेंट मालिक प्रोवाइड करेगा? इक्विपमेंट्स में क्या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा? तो इक्विपमेंट्स में फर्स्ट एड बॉक्सेस तो प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा आई वॉश स्टेशन होने चाहिए। अगर किसी की आंख में केमिकल चला जाता है तो वो जल्दी से जाके आंख धो ले। इमरजेंसी शावर होने चाहिए, जिस्म पे कोई केमिकल गिर जाता है तो जल्दी से जाके वो शावर ले ले, नहा ले। ब्लैंकेट्स होनी चाहिए, अगर किसी पे आग लग जाती है कपड़ों को तो वो जल्दी जल्दी जाके फायर ब्लैंकेट को अपने इर्द गिर्द रोल कर ले। ब्लैंकेट्स होनी चाहिए। स्प्लिंट्स होनी चाहिए, तख्ते होने चाहिए। अगर किसी को फ्रैक्चर आ जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है तो इधर तख्ता रख के उसको बांध दें, ये स्प्लिंट कहते हैं तख्ते को। ठीक है, एंड रिससिटेशन इक्विपमेंट, खून रोकने की अदवायात होनी चाहिए, जिस तरह पायोडीन स्प्रेड वगैरह होती है। स्ट्रेचर्स होने चाहिए, इसके ऊपर हाथ पांव से ना उठाएं बल्कि हम स्ट्रेचर पर डाल के स्ट्रेचर को उठाएं। व्हील चेयर्स होनी चाहिए, और कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हो तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो पर्सनल को पढ़ लिया है, इक्विपमेंट को पढ़ लिया है, क्या रह गया? फैसिलिटीज में क्या होना चाहिए? तो फैसिलिटीज में फर्स्ट एड रूम होना चाहिए, एक ऐसा रूम जो कि सेंट्रली लोकेटेड हो, दरमियान में हो साइड में, एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस वाले भी वहाँ पे आराम से आ सके। क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड, वेंटिलेटेड एंड लिट, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए रूम, हीटेड होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी ना हो, वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, एंड लिट मीन्स रोशनी होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, हैंड वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए, हाथ धोने का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एडर का हाथ खून लगा हुआ है तो वो जल्द से जाके हाथ धो ले, क्योंकि इससे HIV, एड्स और ये बीमारियां लग सकती हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, चेयर होनी चाहिए जहाँ पे बैठ सकें, वेस्ट बिन होना चाहिए क्लिनिकल, जहाँ पे फ़ोन वगैरह या रुई वगैरह बर्फ पट्टी वगैरह उतार रहे हैं तो वो हम उस डस्टबिन में, वेस्ट बिन में डालते हैं। तो फैसिलिटीज़ में ये फैसिलिटीज़, तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली कि फर्स्ट एड में मालिक पर्सनल इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। पर्सनल कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कौन सी प्रोवाइड करनी चाहिए, फर्स्ट एड रूम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इन दी एंड एक छोटा सा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ चेंज का। मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट होती है जिसका काम होता है कि वो आने वाला चेंज डिटेक्ट करके उसके मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, चेंज करें। जिस तरह हम निगोश की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह निगोश में 2020 में जब ये वायरस नहीं आया हुआ था, ये इमरजेंसी नहीं थी, तो आप बाकायदा से क्या करते थे, ब्रिटिश काउंसिल जाके वहाँ पे ये एग्ज़ाम रिटन में दे रहे होते थे। लेकिन जैसे ही ये कोविड आया तो उनकी मैनेजमेंट ऑफ चेंज ने ये सोचा है कि अब क्या होगा, अब तो हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो गया, डाउन हो गया, बंद ही हो गया एक किस्म का। तो उन्होंने क्या किया, ओपन बुक एग्ज़ाम लिया है। ओपन बुक से ये हुआ कि उनका बिजनेस जो है वो मल्टीप्लाई बाय 20 चला गया। पहले 10 लड़के थे तो अब 200 लड़के है कि नहीं। तो मीन्स के इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको भी देखना होगा चेंज को। जिस तरह पहले हम लेंटर डालते थे तो बस मजदूर लगे होते थे और वो सीमेंट और बजरी को मिक्स करके और बस लेंटर डाल रहे होते थे, पूरे दिन में इतना लेंटर होता था। फिर उसके बाद सीमेंट मिक्सर आ गया, सीमेंट मिक्सर ने ज़्यादा एरिया को कवर किया। अब कंक्रीट के पंप्स आ गए तो वो पूरा एक पूरी बड़ी बिल्डिंग जो है वो भी घंटों में कर लेते हैं। तो मीन्स के टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं। तो अच्छी मैनेजमेंट ये वो होती है जो कि चेंज को डिटेक्ट करके उसके मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपडेटेड करें, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, कानून पे अमल दरामद करें। ठीक है, तो आमतौर पर टिपिकल चेंज क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, लोग बदल सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपने क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में चेंज आ सकता है ना, प्रोसेस का चेंज हो सकता है, काम का तरीक़ेकार बदल सकता है, इक्विपमेंट चेंज हो जाती हैं अक्सर,
काम करने के तरीक़ेकार चेंज हो जाते हैं, जिस तरह आजकल लोग घरों से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। जिस तरह हमारे जो मीन्स के इंस्टीट्यूशन की मिसाल ले लें, अभी हम ये फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, तो इसी तरह के हमारा एक सेशन ऑनलाइन का भी है। ऑनलाइन में भी हमारे पास इतने ही स्टूडेंट्स हैं, तो पहले ये नहीं होता था। अब जैसे चेंजेस आ रही हैं, जैसे लोग जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, उस तरीके से हम भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ चेंज के प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं, तो हम भी उस तरीके से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह तो ये है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज को डिटेक्ट करके उसके मुताबिक चेंज लेके आना, कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही होती हैं, लेकिन चेंज कब अच्छा मैनेज होगा। चेंज तो आ रहा है, चेंज आ रहा है, आपने उसके मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है। अच्छे तरीके से कैसे चेंज होगा? अच्छे तरीके से कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। जब आप क्या करेंगे? कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई नए इक्विपमेंट लाना चाहते हैं, तो आप मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के मालिक के साथ, नीचे वर्कर्स के साथ उस पर क्या करें? बातचीत करें कि ऐसे एक चीज़ आई, अगर हम ले आएँ तो कैसा होगा। दूसरे से पूछे, तो कम्युनिकेशन करें। रिस्क असेसमेंट करें, देखें कि जो नई मशीन हम लेके आ रहे हैं उसमें कितने खतरात हैं, उसका क्या असर होगा हादिसात कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, ये भी चेक करें। एंड कॉम्पिटेंट लोग ही चेंज लेके आ सकते हैं। एक बंदा कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो क्या वो चेंज लेके आ सकता है? नहीं लेके आ सकता। सेग्रीगेशन ऑफ वर्क एरिया, आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आए, ये नहीं कि आप चेंज को एकदम लेके आ जाए, क्योंकि एकदम चेंज आता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। एकदम चेंज आ जाए ना, लोग पसंद नहीं करते। चेंज लोग आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। चेंजेस इन इमरजेंसी प्रोसीजर, जब आप चेंज लेके आएंगे तो फिर इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी चेंज करेंगे और रिव्यू के प्रोसीजर्स भी चेंज करेंगे, ठीक है। कि कैसे हम अपनी कारकर्दगी को चेक करें। इस तरह पाकिस्तान में भी चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो चेंज तभी आएगा जब अच्छे तरीके से कम्युनिकेट होगा, कॉम्पिटेंट लोग होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, प्रॉपर हमें पहले बताया जाएगा, हमसे मशवरा किया जाएगा, तब चेंज आएगा तो फिर सही होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट एडर? 3 P's प्रिंसिपल क्या है? 3 P's। प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी बचाने की कोशिश करें, प्रिवेंट डिटोरिएशन, मजीद खराब होने से बचाए, और प्रोमोट करें उसकी रिकवरी को। नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स को कैसे देखेंगे? तो नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स कितने होने चाहिए, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो, हैजर्ड ज़्यादा हो, एक्सीडेंट हिस्ट्री, तमाम चीज़ों को देखकर नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स को तय करेंगे। और क्या फैक्टर्स देखेंगे? तो और देखेंगे कि इक्विपमेंट्स कौन सी देनी चाहिए, फर्स्ट एड कौन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो ठीक है। सर ये जो ज़मीन में